हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग पहले ही आप लोग देख रहे होंगे मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो ये आज हम पढ़ने वाले। तो इस टॉपिक में आपको बता दूं कि आपको मानव नेत्र आज इस वीडियो में पढ़ने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप मानव नेत्र, ह्यूमन आई, अपनी आँख है जो उसके बारे में पूर्ण जानकारी क्या है वो जान जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, ये आँख बहुत ही मुश्किल से मिली है आप लोगों के लिए। रवि सर से हमने बहुत ही अनुरोध किया तो उन्होंने अपनी आँख दे दी, कहा कि चलिए ले लीजिए, क्योंकि हम अपनी आँख लगा देंगे तो आपको बताएंगे कैसे। तो अब पढ़ते हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र। और उनको देने भी है, उनकी भी शाम की क्लास आती है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो ये हमारी आँख बनी हुई है, रवि सर की आँख है, यहाँ पे हम लोगों ने बना रखी है। तो क्या है, अब नेत्र का ये बाहरी गोला देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो बिल्कुल आज के बाद आप लोग दोस्तों नेत्र भूलेंगे ही नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आखिरी तक देखना है। मज़ा ना आए दोस्तों तो बाद में कहिएगा कि नहीं सर आप आँख में ये हमें नहीं समझा पाए हैं। और कमेंट में ज़रूर दोस्तों बताएं कि आप मानव नेत्र, ह्यूमन आई समझकर कैसा लगा आप लोगों को, आया कि नहीं आया, क्या डाउट आ रहे हैं वो ज़रूर बताइए। तो ये आप बाहरी गोला देख रहे हैं दोस्तों, देखिए। तो ये जो हमारा बाहरी नेत्र के गोले का बाहरी भाग एक दृढ़ पटल, दृढ़ अथवा अपारदर्शी पटल से, श्वेत अपारदर्शी पटल से घिरा रहता है। क्या है समझिए, क्या नेत्र का ये जो गोला है ये दृढ़ अथवा अपारदर्शी श्वेत पटल से ढका रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। इसे दोस्तों हम लोग क्या बोल रहे हैं, दृढ़ पटल। तो नेत्र का गोला बाहरी दृढ़ अथवा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। अब दोस्तों आगे क्या है, आगे देखते हैं। ये हमारा दूसरी रेखा, ये तो पहला गोला हो गया। अब दूसरी, ये तो ये क्या है, तो ये दृढ़ पटल के नीचे है ना। तो क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे एक झिल्ली होती है हमारी। क्या है, दृढ़ पटल के नीचे एक झिल्ली होती है, उसे हम कोरोइड झिल्ली बोलते हैं। और कोरोइड झिल्लियों को हम लोग रक्तक पटल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रक्तक पटल। ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये हमारी रक्तक पटल हो गए। और ये जो कोरोइड झिल्ली रक्तक पटल होती है, ये प्रकाश जो आपतित होता है उसको अवशोषित करती है और ये प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। क्या, कोरोइड या रक्तक पटल प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है, इसको बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या है, तो रेटिना दोस्तों कोरोइड झिल्ली के नीचे, क्या, कोरोइड झिल्ली के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कोरोइड झिल्ली के नीचे यहाँ पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। ये बहुत सिराओं की एक बिंब होती है, बहुत सी सिराएं यहाँ पर मिलती हैं और ये एक बिंब होती है। और दोस्तों रेटिना पर हम जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, रंग क्या होता है, रूप क्या होता है, तो इसकी जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों, ये कार्य रेटिना करती है। तो क्या बोलेंगे,
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का रूप, रंग, आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक कराता है। तो कौन कराता है? रेटिना। अब अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक होता है पीत बिंदु। इसको क्या बोल रहे हैं? पीत बिंदु। क्लियर करते चलिए दोस्तों, और जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत आप कमेंट में बता दीजिए। तो क्या है? पीत बिंदु। तो यहाँ पर पीत रेटिना पर वह बिंदु प्रकाश का सुग्राहितम पॉइंट होता है। सुग्राहिता से यहाँ पर प्रकाश हमें दिखाई देता है। प्रकाश को देखने पर यहाँ पे हमें आसानी होती है। कहाँ पर? पीत बिंदु पर। पीत बिंदु पर जो हमारे प्रतिबिंब बनता है उसे हम आसानी से देख पाते हैं। तो रेटिना पर प्रकाश की सुग्राहिता जो होती है वो अधिक होती है और प्रतिबिंब हमें आसानी से दिखाई देता है। तो इसे हम क्या? पीत बिंदु कहते हैं। अब दोस्तों यहीं पर देखिए हमारा होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु। तो पीत बिंदु पर हमने बताया कि प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, और यहाँ पर अंध बिंदु पर रेटिना की प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है। यहाँ पर हमें वस्तुएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। कहाँ पर? अंध बिंदु पर। अंध बिंदु पर वस्तुएं हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। अब आगे दोस्तों देखेंगे क्या क्या हो गया? द्रव्य पटल, रक्तक पटल या कोरोइड झिल्ली, रेटिना, पीत बिंदु और अंध बिंदु। अब दोस्तों ये तो हमारा भाग हो गया इधर का। अब दोस्तों आगे वाले भाग में आ जाते हैं हम लोग। जब हम लोग इसे पढ़ लें, इसके बाद इसे पढ़ लें तो हमें डाउट होने लगता है किसके बाद ये। हम लोग एक तरफ से पढ़ते हैं। क्या? द्रव्य पटल, कोरोइड, रेटिना, पीत बिंदु, अंध बिंदु। ये तो हमारे पिछले भाग के सब हो गए। अब नेत्र के आगे भाग में आते हैं। तो नेत्र के आगे भाग में ये हम लोग देख रहे हैं उभरा हुआ भाग है हमारा। क्या है यहाँ पर? उभरा हुआ भाग। तो नेत्र के गोले का पारदर्शी उभरा हुआ भाग एक पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरी होती है। इसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और कॉर्निया को हम लोग स्वच्छ पटल बोलते हैं। क्या? स्वच्छ पटल। स्वच्छ पटल। तो नेत्र के गोले के आगे एक पारदर्शी उभरा भाग होता है जो एक पतली पारदर्शी परत से ढका होता है। इसे हम लोग स्वच्छ पटल या कॉर्निया कहते हैं। तो ये हमारा कॉर्निया हो गया। अब दोस्तों अगले आगे देखिए क्या है कि यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर ये हमारी आइरिस होती है। आइरिस। और आइरिस को दोस्तों हम लोग परितारिका, आइरिस को परितारिका भी बोलते हैं। परितारिका। कॉर्निया के नीचे एक अपारदर्शी परत होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आइरिस या परितारिका बोलते हैं। यह झिल्ली काले अथवा भूरे रंग की होती है। क्या? ये झिल्ली काले व भूरे रंग की होती है। तो ये झिल्ली काले या भूरे रंग की होती है। तो क्या बता दिया यहाँ पे? परितारिका। परितारिका हमारी आइरिस काले व भूरे रंग की होती है। अब दोस्तों देख रहे हैं कि आइरिस ये है हमारी, ये आइरिस है और इसके बीच में जो रिक्त स्थान पड़ा हुआ है, ये रिक्त स्थान जो दिख रहा है इसे हम नेत्र तारा या पुतली देख रहे होते हैं अपनी आँखों में। काले रंग की सफ़ेद भाग के बाद काले रंग की छोटी गोल गोल पुतली टाइप दिखाई देती है, उसे हम नेत्र तारा कहते हैं।
ये जो रिक्त स्थान है, तो इसे क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली। इसको नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आइरिस के बीच में एक छोटा सा रिक्त स्थान होता है, इसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। और ये दोस्तों, जब हम लोग ज़्यादा प्रकाश होता है तो हम ज़्यादा प्रकाश में जब वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी आँख छोटी हो जाती है, और जब हम अंधकार में वस्तुओं को देखते हैं तो हम आँख अपनी फैला लेते हैं। होता है ना ऐसा कि जब हम लोग अंधकार में देखते हैं तो रोशनी कम होती है तो हम लोग आँख को फैला लेते हैं कि हमें वस्तुएं स्वच्छ या स्पष्ट दिखाई दें, परंतु जब प्रकाश एकदम अचानक आँख में पड़े हमारे तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। तो ये ज़्यादा प्रकाश की वजह से होता है। तो ये नेत्र तारा या पुतली जो होती है, ये प्रकाश को हमारी आँखों तक पहुँचने पर नियंत्रण करती है कि कितना प्रकाश हमारी आँखों में पहुँचे। तो ये नियंत्रण करता है पुतली या नेत्र तारा। अब दोस्तों, ये तो नेत्र तारा या पुतली हो गई। अब ये जो हमारा भाग है, इसे नेत्र तारा या पुतली, अब इसे हम बोलते हैं लेंस। नेत्र लेंस बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? नेत्र लेंस। तो ये नेत्र लेंस क्या होता है? पुतली के ठीक पीछे, ये पुतली है हमारी, और ये पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी द्वितल लेंस होता है। ये देखो, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, तो इसको द्वितल लेंस बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था द्वितल लेंस, इस प्रकार का था हमारा द्वितल लेंस, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि नेत्र लेंस में नेत्र तारा या पुतली के पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना द्वितल लेंस होता है, इसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। और इसके ये देखिए, ये पिछला भाग है और ये हमारा अगला भाग है। तो इसमें पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों, वो अगले भाग की वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कम होती है। इसको कह सकते हैं कि पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या हमारी कम और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या हमारी ज़्यादा होती है। और दोस्तों, नेत्र लेंस जो होता है ये कई परतों से मिलकर बना होता है। क्या? नेत्र लेंस हमारा कई परतों से मिलकर बना होता है। और नेत्र लेंस का दोस्तों अपवर्तनांक होता है। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक दोस्तों 1.44 होता है। तो नेत्र लेंस के बीच में एक माध्य अपवर्तनांक होता है और ये अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44। अब दोस्तों देखते हैं, ये कॉर्निया है हमारी और ये नेत्र लेंस है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है। क्या है? यहाँ पर ये द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये नमकीन द्रव होता है, जल के समान नमकीन द्रव होता है दोस्तों। इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। जलीय द्रव। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में एक नमकीन पदार्थ भरा होता है, इसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। और जलीय द्रव का दोस्तों अपवर्तनांक जो हमारा है वो इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 1.336। ये तो हो गया हमारा जलीय द्रव। अब दोस्तों इसमें देखिए, ये जो हमारा सिरा है बीच का, तो लेंस से रेटिना तक का जो सिरा है ये हमारा कांच द्रव कहलाता है। और कांच द्रव को दोस्तों हम लोग काचाभ द्रव भी कहते हैं। क्या? कांच द्रव या काचाभ द्रव। कांच द्रव या काचाभ द्रव।
तो लेंस और रेटिना तक, लेंस के पीछे रेटिना तक का वह भाग, इसमें गाढ़े रंग का तरल पदार्थ, गाढ़े रंग का द्रव पदार्थ या तरल पदार्थ भरा होता है। इसे हम कांचाभ द्रव या कांच द्रव कहते हैं। और दोस्तों इसका जो अपवर्तनांक है कांच द्रव का जो अपवर्तनांक है वो 1.336 होता है या 1.336। तो ये कांच द्रव का अपवर्तनांक है। तो हम लोगों ने एक बात नोटिस की यहाँ पर, क्या किया कि कांच द्रव और जलीय द्रव का अपवर्तनांक हमारा 1.336 होता है, दोनों का सेम होता है 1.336 कांच द्रव और जलीय द्रव के अपवर्तनांक के लिए। तो यहाँ पर जो ये होता है ये प्रकाश सिरा होता है, प्रकाश सिरा, और ये हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ। तो ये हमारे दोस्तों मानव नेत्र ह्यूमन आई हो गई। तो ये दोस्तों रवि सर की आँख थी। रवि सर की आँख को लेकर हम लोगों ने आपको बता दिया कि क्या होता है हमारी आँख में। तो सबकी आँख इसी प्रकार से होती है, सबकी आँख में ऐसे ही दृढ़पटल, कोराइड, रेटिना, पीत बिंदु सब कुछ मिलता है मानव नेत्र ह्यूमन आई। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी ये बात की ले रहा हूँ कि आपको ह्यूमन आई मानव नेत्र में दिक्कत अब आगे नहीं होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो देखिए मानव नेत्र में। तो ये हमारी आँख थी और ये इसके पॉइंट थे। तो अपवर्तनांक याद रखना क्या है, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक जो माध्य अपवर्तनांक होता है नेत्र लेंस का 1.44 होता है। कांच द्रव और जलीय द्रव का तो सेम है, इसको तो बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए 1.336। और ये हमारी प्रकाश सिरा होती है और ये मांसपेशियाँ होती है। तो इस प्रकार से ये जो मानव नेत्र है ये पूरा हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने ये नेत्र पढ़ लिया। अब दोस्तों हम रवि सर की आँख को दे देते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया है। उनको कोई दिक्कत ना हो तो इसलिए लौटा देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं मानव नेत्र में ह्यूमन आई। आगे देखेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता है क्या? तो मानव नेत्र की वह क्षमता जिसमें नेत्र अपनी फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नेत्र की वह क्षमता जिसमें वो फोकस दूरी को अपनी नियंत्रित करता है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और स्वस्थ व वयस्क मनुष्य की समंजन क्षमता जो होती है, समंजन क्षमता वो हमारी 4 डायोप्टर होती है। 4 डायोप्टर। तो क्या है दोस्तों? वयस्क व स्वस्थ मनुष्य की जो समंजन क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होती है। तो ये नेत्र की समंजन क्षमता हो गई। तो ये फोकस दूरी को नियंत्रित करती है नेत्र की समंजन क्षमता। अब आगे देखेंगे नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट
बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु क्या है? तो वह निकटतम बिंदु, क्या? वह निकटतम बिंदु जिसे हम अधिक समंजन क्षमता लगाकर देखते हैं। वह निकटतम बिंदु जिसे हम अधिक समंजन क्षमता, अपने नेत्र द्वारा अधिक समंजन क्षमता लगाकर देखते हैं, उसे हम नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु होता है हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु वो 25 सेंटीमीटर पर होता है। उसकी दूरी, निकट बिंदु की दूरी क्या होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। अब नेत्र का दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु, तो नेत्र का दूर बिंदु, तो वह दूरतम बिंदु, इसमें वह निकटतम बिंदु और इसमें वह दूरतम बिंदु जिसे हम बिना अपनी नेत्र, बिना समंजन क्षमता लगाए हुए देख लेता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। तो वह दूरतम बिंदु जिस पर नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए वस्तु को देख पाती है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु की जो दूरी होती है हमारी, दूर बिंदु की दूरी वो होती है हमारी अनंत। तो स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर और स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु की दूरी जो होती है वो अनंत होती है। दोस्तों कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप जय हिंद कमेंट में लिखिए, जिससे कि हमारा मनोबल और अच्छा हो जाए आपके लिए। अब नेत्र में प्रकाश शैलें, नेत्र में प्रकाश शैलें, तो नेत्र में हमारी प्रकाश शैलें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। क्या क्या? नेत्र में जो हमारी प्रकाश शैलें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दंडाकार शैलें, दंडाकार शैलें, और नंबर 2 जो है वो शंक्वाकार शैलें, शंक्वाकार शैलें। तो नेत्र में प्रकाश शैलें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दंडाकार शैलें और शंक्वाकार शैलें। तो दंडाकार शैलें क्या हैं और शंक्वाकार शैलें क्या हैं ये देखते हैं। तो वे शैलें, दंडाकार शैलें में क्या बोलेंगे? वे शैलें जो प्रकाश की आवृत्ति के लिए सुग्राही होती हैं। दंडाकार शैलें प्रकाश की आवृत्ति के लिए सुग्राही होती हैं। प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो दंडाकार शैलों में सुग्राही होती है, इसे दंडाकार शैलें कहते हैं। तो वे शैलें जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं उन्हें हम दंडाकार शैलें कहते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने दैनिक जीवन में फिजिक्स, दैनिक जीवन में रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो दैनिक जीवन में क्या देखते हैं हम लोग? मुर्गा देखते हैं। तो मुर्गा सुबह जल्दी उड़ जाता है और रात में जब होती है तो सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से पहले वो सो जाता है और सूर्योदय से पहले वो उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दंडाकार शैलें पाई जाती हैं मुर्गे में, और दंडाकार शैलें प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो दिन के समय अधिक होती है। तो इसलिए जो मुर्गा होता है वो दिन में देख पाता है। तो इसलिए मुर्गा
सूर्योदय से पहले उठ जाता है और सूर्यास्त से पहले सो जाता है। तो ये दंडाकार शैलें मुर्गी में पाई जाती हैं। अब शंक्वाकार शैलें, तो शंक्वाकार शैलें क्या होती हैं? तो वे शैलें जिसमें प्रकाश तरंगों के लिए सुखदायी होती हैं। शंक्वाकार शैलें वे शैलें जो प्रकाश तरंगों के लिए सुखदायी होती हैं, उन्हें हम शंक्वाकार शैलें कहते हैं। और यहाँ पर शंक्वाकार शैलें में जो रंग होते हैं, जो कलर होते हैं, वो हमें आसानी से दिखाई देते हैं शंक्वाकार शैलों पर। और शंक्वाकार शैलों में क्या उदाहरण देख सकते हैं कि जो मधुमक्खी होती है वो हमारी एक आँख, मधुमक्खी की आँख पर शंक्वाकार शैलें पाई जाती हैं। ये पराबैंगनी किरणों पर भी ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो पराबैंगनी प्रकाश को भी देख सकती हैं। क्या मधुमक्खी जो होती है हमारी शंक्वाकार शैलें होने के कारण ये पराबैंगनी प्रकाश में भी देख पाती हैं, तो शंक्वाकार शैलों के कारण। तो ये हमारे हो गए नेत्र में प्रकाश शैलें, दंडाकार शैलें और शंक्वाकार शैलें। अब आगे पढ़ेंगे। तो ये नेत्र में प्रकाश शैलें होंगे, दंडाकार शैलें और शंक्वाकार शैलें। तो दोस्तों ये हमारी ह्यूमन आई मानव नेत्र था। तो मानव नेत्र में आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ, ये मुझे बता दीजिए आप कमेंट में कि आपको आया कि नहीं आया। ये तो मैंने अपने हिसाब से पढ़ा दिए कि आप लोगों को जितना आना बताना चाहिए उतना तो मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों के लिए मानव नेत्र में। और मानव नेत्र में देखिए दोस्तों कि आगे दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दो दृष्टि दोष। इनके कारण क्या होते हैं तो इनका निवारण भी हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज का वीडियो नेत्र में प्रकाश शैलें यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि पढ़ेंगे तो आप आज का जो वीडियो आज की क्लास है वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो मानव नेत्र में आज इतना ही। कल हम लोग मानव नेत्र का अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में दूरदर्शी दोष और निकट दृष्टि दोष के कारण कैसे होते हैं, क्यों होता है दूरदर्शी दोष, निकट दृष्टि दोष, और इनके निवारण के लिए हम क्या करें। तो ये हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आज का, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।